दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। 2696 जगहों पर 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर 5 तारीख को लोग वोट डालेंगे और ये लोग की संख्या 1,56,14,000 है और इसमें से करीब 2,39,905 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, जिनकी आयु 18 से 19 साल है। लेकिन सिर्फ युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर वोट डालने वाले हैं, जिनकी संख्या करीब 1,09,000 के आसपास, 1,09,000 के आसपास है, जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है। तो ये दिल्ली चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इस लिहाज से भी। और दूसरी बात कि यहाँ पे लगातार 2 बार या फिर कह लें 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती है कि अपनी कुर्सी को कैसे बचाए रखना है। दूसरी तरफ भाजपा के अंदर चुनौती है कि अपने वनवास को कैसे ख़त्म करना है। कांग्रेस जहां एक समय में दिल्ली में बोलबाला था, और कांग्रेस को अपनी बोलबाला को वापस लाने की चुनौती है। ये चुनौती कितनी पूरी हो पाएगी इस विधानसभा चुनाव में, इस पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ धुआंधार प्रचार करके हमले तेज कर दिए। बीजेपी ने भ्रष्टाचार और यमुना के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। ये केजरीवाल, ये आपदा पार्टी, ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के स्कूली बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल खड़े किए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। बीजेपी ने जेएनयू की रिपोर्ट का हवाला देकर आप पर दिल्ली में बांग्लादेशियों की घुसपैठ करवाने का आरोप लगाया। ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। बीजेपी चुनाव में इसे भी भुनाने की कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा सौगात दिया ही है। आखिर 12 लाख सालाना आय और अगर आप तनख्वाह पाते हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना, यानी एक प्रकार से लगभग मिडिल क्लास को तो मुक्त कर दिया टैक्स के। इधर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर गुंडागर्दी करने और पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आग्रह किया है कि वो मतदान के दिन किसी के बहकावे में न आएं, अपना वोट मतदान केंद्र पर जाकर ही दें। ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। मुझे कई झुग्गियों से फ़ोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता।
उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। बीजेपी के गुंडे उनके घर भी पहुंच जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं कि आप मनीष सिसोदिया से क्यों मिले, मनीष सिसोदिया के गले में आपने माला क्यों डाली, मनीष सिसोदिया को आपने ये भरोसा क्यों दिया कि उनको वोट देंगे। आप गुंडागिरी, पुलिस, इनका दुरुपयोग करके आप विपक्ष की, दूसरी पार्टियों की, आप गुंडागिरी, पैसे और धमकियों के दम पर दूसरी पार्टियों के वॉलंटियर्स को, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को धमकाना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। बार बार प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो दिल्ली के लोगों में बीजेपी की एमसीडी याद आती है, कूड़े के ढेर याद आते हैं, टूटी हुई सड़कें याद आती हैं। जब केजरीवाल कहता है कि मैं पेरिस लंदन बनाऊंगा तो वो गड्ढे दिखते हैं उनको, उनके अंदर भी 1.5 साल में एमसीडी में कूड़े की सफाई दिखती है, यमुना की गंदगी दिखती है। सवाल यह है कि दिल्ली के दंगल में किसका दांव चलेगा। शराब घोटाला, शीश महल, यमुना में जहर जैसे मुद्दों की बाढ़ में कहीं जमीनी मुद्दे गुम तो नहीं हो जाएंगे। मतदान से पहले आप, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोग किसके वादों पर भरोसा करेंगे। और बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर जो राहत दी है, क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा। दिल्ली में किसका दांव चलेगा ये तो पता चलेगा आपको 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ये फैसला हो जाएगा 5 तारीख को जब दिल्ली के मतदाता अपना वोट डालेंगे। अब दिल्ली के मतदाता को लुभाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो किस नतीजे तक पहुंची है, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने शो में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर निशांत आनंद, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत में करूं विजय शर्मा जी, अभी आपने देखा कि आपके पास आने से पहले जो हमने स्टोरी चलाई उसमें तो बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप जाके धमकाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, जाकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को, क्यों आपने सिसोदिया गले में माला डाल दिया, क्यों आप वहाँ पे रैली में गए। और ऊपर से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कम से कम 55 सीट तो आएगा ही आएगा, उनके दूसरे नेता कह रहे हैं कि 62 सीट 65 सीट आ सकता है। क्या लगता है आपका वनवास खत्म होगा इस बार? देखिए लक्ष्मण जी, ये तो तय हो गया है कि केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार रहे हैं, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी जी खुद हार रही हैं, और मनीष सिसोदिया जी तो पहले ही हार रहे थे, भाग गए वो अपनी सीट से पटवर्धन से, उनको तो यहाँ आके लड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ भी वो सीट हार रहे हैं। और दिल्ली की जनता तैयार बैठी है 5 तारीख के लिए, वो उनको रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि बहुत झूठ हो गया इनका, अति हो गई। और इनके आरोप पहले दिन से ही है, और ये पहला इलेक्शन नहीं है, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, पंजाब का इलेक्शन हो, कुछ भी हो, झूठे आरोप लगाना और भाग जाना। अभी सिसोदिया जी को मैं सुन रहा था, क्या उन्होंने पुलिस में इसकी कंप्लेंट दी? क्या भाई ने FIR है किसी के खिलाफ? कौन सी तारीख को, कितने बजे, कौन से एरिया में, कहां हुई है भाई? आरोप लगाओ, भाग जाओ, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि मेरे से गलती होगी। तो ये तो सर्टिफाइड झूठे हैं, इनके ऊपर जनता क्यों विश्वास करेगी? इन्होंने CCTV लगाने के वादे किए थे, क्या लग पाए? क्या गंदा पानी इन्होंने साफ कहा था कि हम साफ पानी देंगे, दे पाए क्या? सड़कें दे पाए क्या? हॉस्पिटल दे पाए क्या? जमुना को साफ कर पाए क्या? 350 झीलें बना पाए क्या, ये जो झीलों का शहर बोलते थे? तो आप मुझे बताइए कौन सा इन्होंने वादा किया है पूरा? तो ये तो झूठे आदमी है, और किस तरह से ये ठगने का काम करते थे। लेकिन अब की बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, तो ये जनता ने तय कर लिया है। देखिए इनका जो झूठ है वो पराकाष्ठा हो चुकी है। किस तरह के इन्होंने, विजय शर्मा जी, अगर जनता ने तय कर लिया है, अगर जनता ने तय कर लिया है, झूठ प्रकाष्ठा पर है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है, तो भाजपा को अपनी पूरी की पूरी टीम, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री, आस पड़ोस के मुख्यमंत्री को बुलाने की नौबत क्यों आ रही है? लक्ष्मण जी, यही तो हमारी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी जो वो संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ती है, संजीदगी के साथ ही जनता की सेवा करती है। अरे ये तो दिल्ली का विधानसभा का इलेक्शन है, आपने देखा होगा किस तरह से हैदराबाद में पार्षदों का इलेक्शन था, वहां हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब गए थे, वहां किस तरह से हमने इलेक्शन लड़ा था। तो हम किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेते हैं, हम तो इलेक्शन जो है बड़े मजबूती के साथ लड़ते हैं, दमखम के साथ लड़ते हैं। तो इसमें क्या गलत है? हमारी कोई पार्ट टाइम राजनीति करने की आदत थोड़ी है कि आप इलेक्शन जीतने के लिए, वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए
आप इलेक्शन लड़ते हो। हम तो जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। हालांकि राजनीति से अलग हटकर भी शर्मा जी अगर देखा जाए तो ये भी अपने आप में आपने जो उदाहरण दिया ये भी एक बड़ी बात है कि छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं। अभिषेक तिवारी जी, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तमाम तो ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है दोहरा पाए, मतलब हैट्रिक लगा पाएंगे, और लगा पाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आपको आ रहा है? लक्ष्मण जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोग हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे केवल एक सवाल पूछ रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। चाहे वो गोकलपुरी से लेकर के रोहिणी तक और इठाला से लेकर के गोविंदपुरी तक, कालका जी तक, नई दिल्ली से लेकर के जंगपुरा तक, हर जगह हर चौक चौराहे पे गुंडागर्दी हो रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसके कहने पे, कौन सा वो सबसे बड़ा सरगना है, सबसे बड़ा गुंडा है जो इतना बड़ा ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा है, जो लोकतंत्र को ताक पे रख करके चुनाव जीतना चाह रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का हत्यारा कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है $1 मिलियन क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर जवाब देगी और देश की जनता इसका जवाब 5 तारीख को अपनी वोट की ताकत से दे देगी। अभी ये कह रहे थे कि कहां पे हुआ, कहां पे नहीं हुआ। 1 फरवरी को मैं पूरा इंसिडेंट लेकर के बैठा हूं। ये पूरे इंसिडेंट है। 1 फरवरी 2025 को हमारे विधायक रिठाला के महेंद्र गोयल के ऊपर अटैक करते हैं। जिस तरीके से अटैक करते हैं कि उनकी जान जा सकती थी, भगवान का शुक्र था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के साथ भगवान का साथ है तो वो बच गए। अरविंद केजरीवाल जी के काफिले पे कितनी बारी हमला हुआ, पत्थरों से हमला हुआ, भगवान का शुक्र था कि उनको कोई चोट नहीं आई। कालका जी के अंदर हमारे वॉलेंटियर को धमकाया जा रहा है कि आप अगर गलती से भी आम आदमी पार्टी का काम किया, आतिशी जी के लिए काम किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो हमारे जम्मू कश्मीर से एमएलए आए महराज मलिक, उनको फोर्सफुली डरा करके, धमका करके, उनको डांट करके फोर्सफुली उनको होटल खाली करा दिया जाता है। तो ये तो इमरजेंसी टाइम पे ही होता है। तो देश के अंदर आपातकाल तो नहीं लगा है, लेकिन दिल्ली के अंदर जरूर अघोषित आपातकाल चल रहा है। हमारे पास नीति है, हमारे पास नीयत है, हमारे पास नेता है, हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास नैरेटिव है। हम दिल्ली की जनता को बार बार बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आपको पर मंथ 25,000 रुपए देने का कार्य करते हैं। 25,000 रुपए आपको सहूलियत देने का कार्य करते हैं। अगर गलती से भी आपने भारतीय जनता पार्टी का बटन दबा दिया, गलती से भी कुछ हो गया तो आपका 25,000 रुपए चला जाएगा, आपके जेब पे बोझ बढ़ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, देश के अंदर महंगाई आ जाएगी, दिल्ली के अंदर महंगाई हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही, और आज भी दिल्ली की जनता बार बार पूछ रही है, हर गली में, चौक पे, चौराहे पे पूछ रही है आखिर भारतीय जनता पार्टी, गाली गलौज पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी वाले बता नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, ना तो उनके पास नीति है, ना नेता है, ना नीयत है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास लक्ष्मण जी सब कुछ है। जहां पे अपना नेता नहीं बताया है, कई सारे चुनाव भाजपा जीत चुकी है जहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, आपने भी देखा है। तो ये लॉजिक ठीक है, नहीं है तो आप चूंकि आपके पास है तो ये दावा करिए, लेकिन ये लॉजिक पे आधार पे कि इनके पास मुखिया नहीं इसलिए चुनाव हार जाएंगे, ये लॉजिक नहीं। 30 सेकंड नहीं, हाँ, दे लीजिए 30 सेकंड लीजिए। स्टॉप वॉच लगा रखा मैंने। हम तो दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, हम बिजली दिए, पानी दिए, शिक्षा दिए, स्वास्थ्य दिए, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, और आगे हम 18,000 रुपए प्रतिमाह ग्रंथियों और पुजारियों को देंगे, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत उनका 1 रुपए का इलाज हो चाहे 1 करोड़ रुपए का इलाज हो मुफ्त में कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है ये चुनाव हारे तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको पता नहीं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही रहते हैं, अंबेडकर जी और भगत सिंह के राह पे चलने वाले लोग हैं। हमने इनका पैतरे कोई काम नहीं करने वाला, इसलिए हमने क्विक रिस्पांस टीम बनाया है। हमने झुग्गियों के अंदर स्पाई कैमरा लगा दिया है। हमने अपने वॉलेंटियर को बॉडी कैमरा दे दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले कोई भी तनिक भी पैतरे करने का कार्य करेंगे, गुंडागर्दी करने का कार्य करेंगे, विजय शर्मा जी, ये तो बड़ा तगड़ा इंतजाम कर रखा आम आदमी पार्टी ने, थोड़ा भी लेफ्ट राइट नहीं होने देंगे। कानून का राज है। ये डेमोक्रेसी को खत्म करके मोदी क्रेफी चलाना चाहते हैं देश को। अभिषेक जी, हो गया होने वाला नहीं है। आपका 50 सेकंड हो गया, 30 सेकंड मांगा था आपने। और भारतीय जनता पार्टी और जगह पर छोटा सा कमेंट, फिर मैं कांग्रेस और बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। केवल 30 सेकंड दीजिए। आपको 30 सेकंड तो होगा, 1 मिनट नहीं, आपका हो चुका। शो तो पूरा 1 घंटा बचा हुआ, रुक जाइए। अंतिम 30 सेकंड दे दीजिएगा। अभिषेक जी 1 मिनट रुक जाइए। अभिषेक जी आपके पास आऊंगा मैं। जी जी, देखिए सुनिए, देखिए मैं 30 सेकंड, लक्ष्मण जी केवल 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड दीजिए।
ये राम अभिषेक जी खानदान आपके पास वाले आऊंगा बोले। 30 सेकंड के हम लिए लोग नहीं, 40 सेकंड के लिए रुक जाइए इनको आप। चुप कराइए। लक्ष्मण जी ये क्या है बताइए? केवल 30 सेकंड लक्ष्मण जी दे दीजिए, केवल 30 सेकंड। नहीं नहीं, अभिषेक जी 30 सेकंड आपका हो गया है। अभिषेक जी को चुप करिए, भारतीय जनता पार्टी को विजय शर्मा जी को बोलने दिया जाए। हाँ जी जी, अब सुनिए जरा, इन्होंने गुंडागर्दी की बात की, तो सर्टिफाइड गुंडे कौन है? चीफ मिनिस्टर के घर पे इनकी महिला एमपी की पिटाई कौन करता है? आप मुझे बताइए। चीफ सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर के घर पे कौन पीटता है? मुझे बताइए। इनके एमएलए कैसे रंगदारी के केस में अंदर पड़े हैं? मुझे बताइए। अब इनका छोड़ते हैं। देखिए, मैंने इनसे सवाल पूछे थे, लटकते तारों का पूछा था, सड़क का पूछा था, गंदे पानी का पूछा था, जमुना की सफाई का पूछा था, सीसीटीवी का पूछा था, हॉस्पिटल का पूछा था, कॉलेजों का पूछा था, बसों का पूछा था। एक जवाब इन्होंने नहीं दिया। आप मुझे बताइए। तो अब इन्होंने बात कही है। अभिषेक तिवारी जी, इन सारे सवालों का जवाब रखिएगा। मैं बाकी वक्ताओं के पास जाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। विजय शर्मा जी, एक मिनट, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब बना। लक्ष्मण जी 10 सेकंड का, लक्ष्मण जी 10 सेकंड का। इन्होंने एक बड़ी बात बोली। इन्होंने बोला कि 25,000 रुपए नहीं मिलेंगे पर फैमिली को। आप मुझे बताइए, 2011 का आंकड़ा उठा लीजिए, 33 लाख के आसपास फैमिली रहती थी दिल्ली में, जो उस टाइम के आंकड़े थे। अब के आंकड़े अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। जबकि दिल्ली का जो बजट है टोटल, वो 75,000 करोड़ के आसपास है। ये कैसी बचकानी बातें करते, किसको मूर्ख बना रहे हैं ये दिल्ली में बैठ के? बताइए। तो दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, दिल्ली की जनता इनको मूर्ख बना देगी अब की बार। तो इन्होंने हार के जो कारण है वो ढूंढ लिए, दिखा दिया, कह दिया कि आरोप देखिए जी हमारे साथ ये हो रहा है, क्योंकि इनको पता है ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं। तो इन्होंने पहले से बहाने बनाने शुरू कर दिए लक्ष्मण जी। जी ठीक है, एक मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी, आपका जवाब लेने के लिए बिल्कुल बगैर जवाब लिए मैं जाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। निशांत आनंद जी, मेरा सवाल यह है कि चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, उस वक्त राहुल गांधी जी का भाषण चला और उन्हें दो ऐसे तीर चलाए जिसका नाता रिश्ता कह सकते हैं दिल्ली से भी है या फिर दिल्ली चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। एक कि महाराष्ट्र में 70 लाख अचानक से नए वोटर आ गए लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में। ये नए वोटर वाला, नाम जोड़ने वाला आरोप तो अरविंद केजरीवाल भी लगाए थे, तो अरविंद केजरीवाल के आरोपों का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी। और दूसरा कि जातिगत जनगणना, तो ये क्या इशारा करता है? ये देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो अपनी स्पीच में कहा, जैसे कि वो कहते हैं कि हम झुके नहीं है, हम लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज जो हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ उसके रिलेटेड उन्होंने ये बात कही, लेकिन आज दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी और आपदा आम आदमी पार्टी के में कुछ रिपोर्ट कार्ड है, ये आम आदमी पार्टी के 14 और 19 के मैनिफेस्टो की गारंटी है। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, उन्होंने 50 भी नहीं बनाए। अरविंद जी ने कहा था कि मैं नए 20 अस्पताल बनाऊंगा, उन्होंने 20 अस्पताल नहीं बनाए, 20 नए कॉलेज नहीं बनाए, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली नहीं किया, बिजली की तार मुक्त दिल्ली नहीं किया, 12,000 डीटीसी बसेस का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया, 11,000 नौकरियां देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जुमले और झूठ से दिल्ली की जनता को 11 साल गुमराह किया है। अब आ जाते हैं हम बीजेपी पे। बीजेपी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली में, इन्होंने कोई भी एक भी काम नहीं किया, क्योंकि आज बीजेपी अपने काम की राजनीति, काम के लिए वोट नहीं मांग रही है। जहां तक बात है कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस ने क्या वादे करे कि हम 2500 रुपए महीना देंगे महिलाओं को, जो हम अपनी 2 स्टेट में 1500 1000 रुपए देना शुरू कर चुके हैं, हिमाचल और कर्नाटक में। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि सबको 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, युवाओं को 8,500 रुपए महीना मिलेगा और उनकी मदद करी जाएगी जिससे उनकी नौकरी लगे, युवा उद्यान योजना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब दिल्ली में सरकार थी तो एम्स बनाया, आईआईटी बनाया, रेलवे बनाया, 150 स्कूल बनाए। शीला दीक्षित की सरकार में 150 गवर्नमेंट स्कूल थे, जिसकी आम आदमी पार्टी ढोंग पेलती है कि हमने पेंट करा के नए क्लासरूम बना दिए। आज अरविंद जी ने 20 स्कूल भी नहीं बनाए, जो वो 500 का वादा करके वोट लेके गए थे 2019 और 14 में। 20 अस्पताल, 20 इसका भी कॉलेज। जवाब लेंगे अभिषेक तिवारी जी से। निशांत आनंद जी, हमारे पास 2 वक्ता है, उनसे मैं ले लेता हूं कमेंट, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। विजय त्रिवेदी जी, आपने तो शुरू से पूरा प्रचार देखा, जहां से दिल्ली का चुनाव प्रचार शुरू हुआ था और जहां पे खत्म हुआ, आपको किस तरह का बदलाव देखने को मिला कॉन्फिडेंस लेवल में, नैरेटिव में, अप्रोच में? लक्ष्मण जी, आप भी बहुत करीब से इसको देख रहे हैं। इस चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा है? मतलब सब लोग, हम लोग कहते हैं कि ये फ्रीबीज का मुद्दा है, जाहिर है फ्रीबीज का मुद्दा है। क्या बजट में जो टैक्स की रियायत मिली है वो मुद्दा है, वो भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक बड़ा बदलाव क्या है? यदि 2013, 2015, 2020
के चुनावों को देखें तो ये पहली बार है चुनाव जिसमें यदि कोई खिलाफ है वोटर या नाराजगी है तो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, समर्थन में भी उनके है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला वोटर यहां पर नहीं है, कोई कांग्रेस के खिलाफ वाला वोटर नहीं है। तब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कितने लोग हैं, उनके नाराज कितने लोग हैं, ये इस बात को तय करेगा। पहली बात, लाभार्थी उनके साथ हैं, इसमें कोई बात नहीं है, वो बड़ा इशू है जो उनके साथ है। कांग्रेस को मैं देखता हूं कि कांग्रेस एक ताकत के साथ यहां पर चुनाव में उनके कैंडिडेट आए, लेकिन मैं इसे कांग्रेस का चुनाव ही नहीं देखता, इसे एक बाइपोलर इलेक्शन के तौर पे देखता हूं। और कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार कुछ सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बाइपोलर इलेक्शन हो गया, बीजेपी वर्सेस आप। वोटर के हिसाब से देखें तो 2008 में जिस कांग्रेस पार्टी के पास 40% वोट था वो आज 4% पे पहुंच गई है, मतलब 15 साल में, 17 साल में। जबकि बीजेपी का वनवास 27 साल से चल रहा है, लेकिन उसका वोटर बड़ा इंटैक्ट है, वो आज भी 38% वोट पर खड़ी हुई है। अब मुश्किल क्या है कि यदि वो 38% वोट जो विधानसभा में उससे मिल रहा है और लोकसभा में जो 54% वोट मिल रहा है, यदि कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोटों की चिंता छोड़ दे, अपने उस 54% वोट जो लोकसभा में मिल रहा है, 54% वोट या 53% वोट, उसको सस्टेन कर सके या उसमें से जितना भी वोट ला सके, 38 से वो 45-46 पर आ जाती है, तो उसको चुनाव नतीजों को बदलने में बहुत मदद मिलेगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। लाभार्थी का जो वोट है, जिसे मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और ईडब्ल्यूएस मानता हूं, वो 30% वोट मोटे तौर पर आज भी केजरीवाल साहब के साथ इंटैक्ट है। आप कितनी भी बातें कर लीजिए, मोटे तौर पर इंटैक्ट है। अब बाकी का जो वोट बचता है वो है मिडिल क्लास वोट। तो वो मिडिल क्लास वोट वो उसमें से, या वो 16% वोट में से, तो क्या वो मिडिल क्लास वोट केजरीवाल साहब के विधानसभा वाले नंबर से, जो उनके पास भी 50% से ऊपर रहता है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट होता है कि नहीं होता है, और कितनी वो कोशिश करके वहां से कितना वोट तोड़ सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज है। कांग्रेस का वोट बहुत ज्यादा इस चुनाव में असर डालने वाला नहीं है। जो वोट जाएगा आम आदमी पार्टी से, कुछ वोट उसको मिल जाएगा, उसमें मुस्लिम दलित वोट है। जिन 7-8 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो जमपुरा की हो, चाहे नई दिल्ली की हो, या रवि श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा, उससे पहले रवि श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। एक सवाल एक और पूछ लूं आपसे विजय जी, कि चूंकि आपने कांग्रेस की बात की, तो जिस दमखम के साथ शुरुआत किया था कांग्रेस ने, अब आपको लगता है कि वाकई वो जोश के साथ चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, या फिर सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही है? क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ प्रियंका गांधी भी उतर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, राहुल गांधी भी कभी आक्रामक होते दिखते हैं, कभी बच जाते हैं रैलियों में जाने से। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राहुल गांधी जी भी आए, प्रियंका जी भी आए, लेकिन बहुत देर कर दी हजूर आते आते। और मैं फिर से कह रहा हूं, माफी के साथ, निवेदन के साथ, कि मुझे इस चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और वो 8-10 हो सकते हैं, वो 12 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो जो है मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है सर। यदि कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो ये आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से सरकार नहीं बचा सकती, ये मानकर चलिए। यदि 10% से ऊपर कांग्रेस का वोट चला जाए पूरी 70 विधानसभा सीटों का, मतलब टोटल, तो चुनाव नतीजा ही बदल जाएगा। इसलिए कांग्रेस कितना कर रही है, कितना मन से कर रही है, उसके कैंडिडेट जाहिर तौर पर तरविंद वो मरवाज, फरहाद सूरी हो, या संदीप दीक्षित हो, या अरीबा हो, या और लोग हैं, काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में नहीं है, और उसकी एक बड़ी वजह भी है कि संगठन के तौर पर मुझे नहीं है। मुझे हैरानी होगी अगर कांग्रेस 10% से ऊपर वोट लाती है। 10% भी ले आएगी तो भी हैरान होऊंगा, लेकिन 10% से ऊपर चले जाएगी तो बड़ी हैरानी होगी। ये चुनाव केवल बीजेपी को अपने वोट को सस्टेन करने का या उसको आगे बढ़ाने का 38% से, और अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास वोटर को रोकने का वो चुनाव है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास से रोकने का चुनाव है। इस पे मैं रवि जी के पास आऊँ, छोटा सा कमेंट। निशांत जी, ऐसा क्यों फील होता है कि कांग्रेस संगठन के तौर पर उतना आक्रामक होकर नहीं लड़ रही है, भले ही कैंडिडेट लड़ रहे हो? देखिए, पिछले 2 चुनावों में जो मिली है, फीडबैक मिलता है, देखिए पिछले 2 चुनावों में जिस तरीके का कांग्रेस का रिस्पांस रहा है, उसकी वजह से लोगों को लग सकता है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन कांग्रेस के सारी लीडरशिप, सारा संगठन जमीनी स्तर पे इस समय दिल्ली में काम कर रहा है। देखिए, जिस तरीके की गारंटी
कांग्रेस पार्टी ने इस बार दी है। दिल्ली की जनता आप जानती है कि जब कांग्रेस की सरकार आम आदमी पार्टी से थी तो क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या सहूलियत आम आदमी कांग्रेस पार्टी ने ठीक करके दी थी, काम किया था। जैसे कि मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे मेट्रो की स्टार्ट हो, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिए थे। ऐलान के निशान जी दरअसल ये सारी चीजें आप करते हैं, ठीक है, ये आपका दावा सही हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव रहते हैं तो आपके वोटर को और कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मेरी पार्टी जिसके लिए मैं झंडा लेकर चल रहा हूँ, वो पार्टी पूरी मजबूती के साथ मेरे पीछे खड़ी है। लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, वो तो चुनाव नतीजा बताएगा। रवि श्रीवास्तव जी, आपने पूरे बहस को काफी गंभीरता से सुना। एक जो बात विजय त्रिवेदी जी कह रहे थे कि मिडिल क्लास जो अरविंद केजरीवाल के साथ है उसको कैसे भाजपा ले पाएगी, एक बड़ी चुनौती ये रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने तो डिमांड की थी कि 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दीजिए। केंद्र सरकार ने या फिर कहें भाजपा ने यहाँ तो 12 लाख तक कर दिया, उनसे भी आगे निकल गए। इन सब का असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? धन्यवाद लक्ष्मण जी, आप मुझ तक पहुंच गए आखिर 20-22 मिनट बाद में। पर बहुत अच्छी बात कही विजय जी ने भी कि अरविंद केजरीवाल ने 8 दिन पहले 10 लाख रुपए का टैक्स फ्री मांगा था तो सरकार ने 12 लाख दे दिया। मेरा परसों का एक ट्वीट है कि दिल्ली की जनता के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अरविंद केजरीवाल के वादे तो उनके साथ हैं ही हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई 25,000 30,000 रुपए महीने की आपकी बचत हो रही है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपके परिवार की महिला की फ्री यात्रा हो, चाहे आपके दूसरे स्कूल की शिक्षा हो, वो सब करके मैं आपको दे रहा हूं। क्लास का टैक्स तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो मैं तो ये कह समझता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत अच्छी चीज मांगी और वो उनको मिल गई। मैं एक मित्रों की अभी सुन रहा था, कुछ लोग आज भी मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में 36 घंटे पोल के पहले जनता अपना दिमाग अच्छी तरह से बना लेती है कि वो किसके लिए वोट डालने वाली है, निश्चित रूप से। अब आज कोई इसमें इन्फ्लुएंस होने वाला वोटर है नहीं, आज पे पक्का हो चुका है कि परसों किसको वोट पड़ेगा। देखिए, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में कई सारी समस्याएं रही हैं। आज उन्होंने जो अपना प्रोजेक्शन दिया है वो खुद ही उन्होंने 55 सीटों का दिया है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं कि थोड़ी बहुत जो जमीन है वो खिसक चुकी है उनके पांव के नीचे से, और वो खिसकना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा भाजपा पिछले 3 साल से कर रही है वो नेचुरल था, उसको इतना तो होना ही था। हालांकि एक बात मैं आपको बोल दूं कि शीश महल, लिकर स्कैम, दूसरे वक्फ के वो आरोप, वो सारे के सारे जनता डिस्काउंट कर चुकी है। उनको मालूम है कि इनके अंदर कोई सच नहीं है। आज 5 महीने सबको बेल मिल करके हो गए, एक डेट नहीं पड़ी किसी भी केस के अंदर। वो निश्चित है क्योंकि वो केस पूरे के पूरे फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपने ऑब्जर्वेशन में लिख चुके हैं कि आप 2 मिनट भी खड़े नहीं हो पाएंगे, कोई भी साबित नहीं कर पाएंगे इनमें से। शीश महल की बात आई, लोगों को लेके गए कि भाई आयो दिखा दीजिए शीश महल आप कहां पर है, कितने करोड़ के पर्दे। अरे चैनल्स के ऊपर घंटों घंटों डिबेट चलती रही कि कितने करोड़ के पर्दे, कितने करोड़ के झूमर और क्या क्या और क्या क्या। देखा तो जैसे कहते हैं कुछ भी निकला नहीं वहां पे। तो इस तरह के आरोप लगाना और मतलब उनको लेकर के एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पानी का मुद्दा जो एंड में आया है वो तो बहुत ही अजीब रहा। देखिए, आप कहते रहे, भाजपा कहती रही कि अरविंद केजरीवाल जमुना को साफ नहीं कर पाए, साफ नहीं कर पाए, साफ नहीं कर पाए। झाग दिखाते रहे, वो मथुरा के झाग भी दिखाते रहे कि वो झाग साफ नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि मैं नहीं कर पाया, मगर आखिर में 5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते खड़े हो गए, अरे मैं जमुना का पानी पीता हूं भाई। और नायाब सिंह सैनी तो पानी पी करके वही कुल्ला कर रहे यमुना के अंदर, कह रहे मैं भी पीता हूं भाई पानी ये। तो ये तो अपने ही नैरेटिव बनाते रहे और अपने ही नैरेटिव से भागते रहे, ये रिएक्ट करते रहे आखिर तक। मतलब पूरे प्रकरण में का पानी पीते हैं वो फिल्टर्ड होता है, और वो जो नायब सिंह सैनी जो पानी पी रहे तो वो दिल्ली में एंटर होने से पहले वाला पानी था। लक्ष्मण जी मैं फैक्चुअली ठीक कर रहा था, बाकी आप कोई बात नहीं। हिंदुस्तान की किसी भी नदी या लेक का पानी पोर्टेबल नहीं है।
ये आप मान के चलिए। चाहे कोई भी राज्य हो, आप उठा के देख लीजिए, इस पैनल पे बैठे हुए सारे लोग और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, कोई भी माननीय है तो सबके सब बिस्लरी पीते हैं या मिनरल वाटर पीते हैं या घरों में आरओ लगा करके पीते हैं। तो ये तो कहना ही बेकार है कि मैं यमुना का पानी पी रहा हूं या मैं गंगा का पानी पी रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, एक पॉइंट छोटा सा और कहना चाहूंगा मैं कि आप ये नोट करिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या नहीं किया, सबने बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, जो भारत की राजनीति के अंदर जिस आदमी ने पहली बार एक बात खड़ी की कि हम बिजली का बिल फ्री कर सकते हैं, हम पानी फ्री दे सकते हैं, हम बजट के बावजूद दे सकते हैं, सरकार पे बोझ डाले बगैर दे सकते हैं, हम शिक्षा फ्री दे सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। इन बातों पर कौन बात कर रहा था? ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस। 2013 के पहले ये माननीय जितने भी बैठे हैं यहाँ पे पैनल पे, मुझे बताएं कि इनमें से किसने इस टॉपिक पे चर्चा की थी कि चलो शिक्षा जो है वो मैं मुफ्त दूंगा, मैं स्कूल इंप्रूव करूंगा। तो स्कूल बंद करते जा रहे हैं आप, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसा बना दूंगा। आपने आरोप लगाया था तो आपको मैंने पर्याप्त समय दे दिया रवि श्रीवास्तव जी। अब बाकी वक्ताओं के पास जाता हूं। अभिषेक तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस मिडिल क्लास को आप लोग लुभाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने एक जो बड़ा दांव चलाया, हालांकि पूरे देश भर के लोगों के लिए है, इनकम टैक्स में राहत देना। आपको लगता है कि ये अब जो वोटर था 15% जिसका जिक्र कर रहे थे विजय त्रिवेदी जी, वो लाना एक बड़ी चुनौती होगी। अब वो वोट बैंक आपसे खिसकता हुआ जा सकता है, क्योंकि अब तक तो ये था कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की बिजली देगी, मुफ्त का पानी देगा, और भाजपा से उधर से जो उनका फ्री भी है वो ले लेंगे। लेकिन अब एक जो बड़ा दाव चला इनकम टैक्स वाला, वो तो हर मिडिल क्लास को राहत पहुँचाने वाला है। देखिए, मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी, आप स्टार्टिंग से देखेंगे, पांच मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, आ रही, बताइए। 5 जनवरी से लेकर के आज 3 फरवरी है, हमने हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स किया, हमेशा नैरेटिव हमारा सकारात्मक रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। आज दिल्ली के लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं, दुखी हैं, और वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के बल पे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, आक्रोशित हैं। और दिल्ली वाले लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, ये अहिंसावादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करके चुनाव जीतना चाहती है। ये पूरे देश के अंदर आतंक तो फैला लेते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। यही कारण है कि 28 सालों से वनवास में है और आगे 28 साल और भी ये वनवास पे रहेंगे। दिल्ली के अंदर हमने इनको 3-3 बार धूल चटाने का कार्य किया, 3-3 बार ये हारे हैं और चौथी बार फिर से ये हारने जा रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा कि जहां तक मिडिल क्लास की बात है, दिल्ली की जनता एक बात से और भी दुखी है कि हम 2 करोड़ दिल्ली वाले मिलकर के लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देते हैं। हमें बदले में क्या मिलता है? 325 करोड़ रुपए मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मिडिल क्लास की बात करें, 12 लाख रुपए स्लैब की घोषणा तो कर दिए, लेकिन वित्त मंत्री जी कहती हैं कि 1 हफ्ते बाद हम लेकर के आएंगे इनकम टैक्स बिल। वो क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि दिल्ली का चुनाव जब तक हो चुका होगा। मतलब ये छलावा है, ये हवाबाजी है, ये पूरी तरीके से झूठ है इनका। और भारतीय जनता पार्टी झूठ तो बोलती है, किसी छुपा नहीं है। ये देश के सबसे झूठे लोग हैं। अभिषेक जी, आप बता दीजिए। ये तथ्यात्मक रूप से सही कर दूं कि वो जो 1 हफ्ते बिल आएगा, उसका इस स्लैब से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अलग बिल है, ये स्लैब वाली बात अलग है। लेकिन ठीक है, चुनाव में ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप नहीं, उसमें उन्होंने बोला कि ये किस तरीके से 12 लाख, और नंबर 2 नहीं, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक बिजनेस चैनल पे, हाँ, एक बिजनेस चैनल पे है तो दर्शक भी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने, ये बिल जो है इसका इस स्लैब से लेना देना नहीं है। स्लैब जो है वो आपको कानून की पेचीदगियों को दूर करने का ऐलान किया। 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड उसके बाद विजय जी के पास जाइएगा। आपको जवाब 10 सेकंड दे दीजिए। विजय जी के बाद 10 सेकंड आता हूँ, 20 सेकंड आपसे। जी सुनिए, देखिए उसके बाद ले लीजिएगा। इन्होंने 20 सेकंड आपको दूं। विजय जी देखिए किस तरह से कहते हैं, ये कहते अरे मैंने तो बता दिया सर्टिफाइड गुंडे आप हो, आप अपनी एमपी महिला की पिटाई करवाते हो, सीसीटीवी आपने नहीं लगाए महिलाओं के लिए। और ये कहते हैं, एक मान्यवर बैठे हुए हैं रवि श्रीवास्तव जी, मुझे तो लगता है वो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है। उनको ये दिखाई नहीं देता जब केजरीवाल जी कहते हैं मैं काम नहीं करवा पाया, उनको दिखाई नहीं देता जब दिल्ली की सीएम कहती है
कि मैं चेतावनी देती हूँ बसों को रोकना चाहिए जहां अरे भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाया। जरा रवि जी सुनिए, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। भाई आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आप क्यों इतने चिंतित हैं? अरे आप सुनिए जरा, सुनिए, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप सच्चाई सुन लीजिए जरा थोड़ी। मुझे कोई मिर्ची नहीं लग रही है। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी कहते हैं जो गलत बिल आ गए हैं 20,000 के, दिखाइए। ठीक है सुनिए, 20,000 के बिल आ जाते हैं तो कहते हैं मत भरिए। ये अपने बच्चों से भी इसी तरीके से बात करते हैं। जी ये बताइए आप अपने मुझे, पिताजी से भी इसी तरीके से बात करते हैं भाजपा वाले। अरे आप अपने पिताजी से बात कीजिए, आप अपने पिताजी के साथ क्या करते हो? अपनी बहनों के साथ क्या करते हो? अपनी माताओं के साथ क्या संस्कार करते हो? आपका दिख रहा है चैनल पे, अरे राष्ट्रीय चैनल पे आपका संस्कार दिख रहा है। कैसे वहाँ घर में पीटते हो? आप चीफ सेक्रेटरी को पीटते हो, आप गुंडागर्दी करते हो। आप महिला सम्मान की बात करेंगे, रमेश बिधूड़ी से ट्रेनिंग लेने वाले लोग, चिन्मयानंद के स्कूल में पढ़ने वाले लोग, ब्रिजभूषण शरण सिंह के लोग हमें बताएंगे महिला सम्मान की बात। हम तो महिला सम्मान के लिए क्या क्या अरविंद केजरीवाल जी कर लिए, हर महिलाओं के दिल में बसते हैं। कोई किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। हम सीसीटीवी कैमरे से लेकर उनको 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, और ये भाजपा हमें सिखाएंगे, ये ब्रिजभूषण जनता पार्टी के लोग हमें सिखाएंगे, ये चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर के लोग हमें सिखाएंगे, रमेश बिधूड़ी से ट्रेनिंग लेने वाले लोग विजय शर्मा हमें सिखाएंगे। हम कार्रवाई करेंगे। आपने संजय सिंह ने बोला था ना हम कार्रवाई करेंगे, गलत हुआ है। क्या कार्रवाई की आपने बताइए जरा। चीफ सेक्रेटरी को रात को आप पीटते हो, आपके एमएलए जो बदमाश हैं वो पीटते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को नवाजा जाता भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आप बदमाशों की चिन्मयानंद को सांसद बनाया जाता है, गृह मंत्री बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आप तो ये हमें बताएंगे। जो पाकिस्तान ये महिला सम्मान की बात करते हैं, लगता है दाऊद इब्राहिम अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, जेनोसाइड होता है। ये भाजपा बताएंगे हमें। अरे आपने मुझे लगता है केजरीवाल जी का ज्यादा परछाया पड़ गया आपके ऊपर। मतलब कितना आप थोड़ा सा हास्यास्पद उनसे है परछाई भाई, से बाहर निकल जाइए। कितना हास्यास्पद है। झूठे हमारे कहावत है, फूट तो बोल ही रही थी, चलनी भी बोलने लगे, जिसको 32 छेड़ा है, जिसको 32 छेड़ा वो भी बोल रहे हैं। ये भाजपा महिला सम्मान की बात करते हैं, कर रहे थे। इन दोनों को शांत कर दीजिए, विजय त्रिवेदी जी के पास चला जाए। विजय जी, जिस तरीके का बहस है ये तो रुकने वाला है नहीं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। तो जो आखिरी समय में 2-3 दांव चले गए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जो अभी सवाल पूछा था मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, उन्होंने इसका ठोस जवाब दिया नहीं, कि जो इनकम टैक्स में रियायत देने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया वो दांव, और दूसरा राहुल गांधी का दांव की जातिगत जनगणना कराया जाना चाहिए का दांव, जो उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, इसका क्या असर आप देख रहे हैं दिल्ली चुनाव पे? लक्ष्मण जी देखिए, एक तो राहुल जी की बात करें, जाति का जनगणना बड़ा इशू है, लेकिन दिल्ली में ये चुनाव जाति पर हो नहीं रहा। इवन जाति की छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश पहले हुआ करती थी वो भी नहीं है, कि धर्म पर भी नहीं हो रही है कि उसका एक पोलराइजेशन कर दिया जाए। ये चुनाव पूरा का पूरा क्लास का चुनाव हो रहा है दिल्ली में, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, EWS वो। तो उसमें राहुल गांधी की जातिगत जनगणना का असर देश भर में भले ही हो रहा हो, लेकिन आज इस पर असर नहीं दिख रहा। मिडिल क्लास का, अब बजट की जो बात आपने की, टैक्स की बात जो की, रिबेट की, तो वो मिडिल क्लास बड़ा हिस्सा है दिल्ली का, बड़ा हिस्सा। एक तो सरकारी कर्मचारी भी बहुत हैं, और ये जो 12 लाख की लिमिट वाले लोग हैं वो भी बड़े लोग हैं, करीब करीब 30-35 लाख लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं, जिन पर उनका असर पड़ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है वो सारे ही लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, लेकिन वो अपना मन बदल सकते। और वो मन बदलना, इसलिए मैंने जिक्र किया कि वो मन बदलने वाला आदमी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है, वो बीजेपी के अगेंस्ट वाला वोटर नहीं है। वो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को अब तक ईमानदार चेहरा समझता था तो वो वहां वोट देता था, और लोकसभा में नरेंद्र मोदी को ईमानदार समझता था तो वो वहां वोट देता था। तो इसलिए वो 15% वोट या वो मिडिल क्लास वोट बीजेपी के अगेंस्ट वाला वोट नहीं है, बीजेपी से डिविएट होने वाला वोटर है जो अरविंद जी के पास आ जाता है। तो उसमें से कितना वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण फैसला होगा, और वो पूरे चुनाव की रफ्तार को, चुनाव की दिशा को बदल सकता है। लेकिन ये कहना कि वो सारा बदल जाएगा, सारा उनके पास चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उसके नीचे वाला वोट है, लाभार्थी वाला वोट, वो अब भी मोटे तौर पर अरविंद जी के पास। इसलिए मैंने कहा कि वो 15% वोट को अरविंद जी या आम आदमी पार्टी कितना कैप्चर करके रख सकती है, कितना मजबूत पकड़ करके रख सकती है, वही बड़ा लूज हो रहा है। और इसीलिए ये बड़ा असर एक बड़ा रणनीतिक फैसले के तौर पर भी देख सकते हैं, जिससे ये बजट में रिबेट का मसला आया है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस और ये मिडिल क्लास
वो दोनों तय करेंगे कि ये चुनाव के नतीजे कहां से कहां तक जा सकते हैं, और उसमें भी मिडिल क्लास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग समझ रहे थे हिंदू मुसलमान कर देंगे, तो उसको समझ में आया क्योंकि पोलराइज किया तो फिर वो सारा मुस्लिम वोट या माइनॉरिटी वोट है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहता, इसलिए उसको डिफ्यूज किया ताकि वो वोट जितना भी बढ़ सके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भाजपा के पास आएगा इसकी भी गारंटी नहीं रहेगी, किया जा सके। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है इस बार के चुनाव की रणनीति में। और हालांकि 2-3 चीज़ें और हैं जो इस बार अंतिम में आते आते ईवीएम पर निशाना साधना, चुनाव आयोग पर निशाना साधना और फिर अलग अलग तरीके के आरोप लगाना, वो कितना रंग ला पाएगा 5 तारीख को, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त है फिलहाल ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटते हैं कि जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली चुनाव के ऊपर। और ब्रेक पे जाने से पहले निशांत जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं, तो कुछ बोलने के लिए निशांत जी। जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको एक की तरह का समय मिले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव हो चाहे डिबेट हो बहुत सभ्य तरीके से लड़ती है। अभी हमने देखा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी किस तरीके से कह रहे थे कि तू गलत की तू गलत। पूरा समय दिया जरा, बोलिए आप। जी, जिस तरीके से बीजेपी और आपके प्रवक्ता ने भी हमने देखा किस तरीके से कहा कि तू गलत, तू गाली देता है, तू गलत। देखिए, इन्होंने 11 साल दिल्ली में यही किया। आज चाहे कूड़ा साफ करने की बात हो, पहले अरविंद केजरीवाल कहते रहे मुझे एमसीडी जिताओ मैं कूड़ा साफ करूंगा, आज कूड़ा साफ नहीं किया। चाहे पोल्यूशन की दिक्कत हो, ना सेंटर ने बीजेपी ने काम किया ना स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया। कोई भी काम इन दोनों सरकारों ने दिल्ली में रहते हुए ना साथ में किया ना अलग अलग किया। शीला जी ने 150 स्कूल बनाए, आज तक हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। आम आदमी पार्टी 20 स्कूल भी नहीं बना पाई जिस पार्टी ने 500 अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। आज कितने कॉलेजेस, कितनी काम शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार ने करे, कभी उसका ढिंडोरा नहीं पीटा। दूसरी बात, अरविंद जी ने जब 2100 रुपए की महिला समान योजना की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कह देना कि मैं जादूगर हूं। उस जादूगर से मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जादू क्यों नहीं चला। आज 2 साल से पंजाब की जनता पूछ रही है कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। जब कैबिनेट में नवंबर में 1000 रुपए दिल्ली पास हो चुका था तो दिसंबर में क्यों नहीं दिल्ली की जनता को 1000 रुपए दिया। क्यों इमामों को 18 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही, क्यों सड़कों का काम नहीं हुआ, क्यों तार मुक्त दिल्ली नहीं हुआ, क्यों नौकरियां नहीं दी। आज मैं आपको बताता हूं, जो हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक का ये मॉडल बोलते हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया, 21% नर्सिंग स्टाफ के पद खाली हैं, 30% पैरामेडिकल स्टाफ के खाली हैं, 30% डॉक्टर्स की कमी है दिल्ली में, 3000 से ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में लोग कमी है। देखिए, दिल्ली की जनता को उन्होंने 5 मोहल्ला क्लिनिक बना के 5 स्कूलों को ठीक करके, जो 11 साल से इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बहाने मारे हैं, इन्होंने किसी भी काम को 100% एग्जीक्यूट नहीं किया। मैं चैलेंज देता हूं, 2014 और 19 का मैनिफेस्टो में से इनका एक भी काम 100% डिलीवर्ड नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का इंटेंट भी नहीं है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन भी नहीं है। और बीजेपी तो 11 साल से 7 सांसद एलजी है, आज उनको कोई काम नहीं, कोई काम से वो अपना वोट नहीं मांग पा रहे। आज वो उनको गाली दे रहे हैं, परवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 4 बजे नई वेलफेयर का स्कीम का लॉन्च करती है, 8 बजे किसी को थप्पड़ पड़ जाता है, कोई पानी गिरा देता है। देखिए, इन दोनों पार्टियों ने काम नहीं करा। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता थी में तो काम किया, कर्नाटक में किया, हिमाचल में सबको 1500 रुपए महीना दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी काम की राजनीति करती है और मोहब्बत का देश राहुल गांधी जी कहते हैं हम बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल निशांत जी, सवाल इसलिए उठता है ना, चूंकि आपको लगता है कि बार बार क्यों कांग्रेस को लोग कटघरे में लाते हैं। सवाल इसलिए उठता है चूंकि लोग 2020 के आंकड़ों को आधार बनाते हैं। अब इनको देखिए तो उसमें आपने देखा कि 38 उम्मीदवार ऐसे थे आपके जिसमें 5000 से भी कम वोट मिले, 20 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको 5000 से 10,000 के वोट मिले।
और सिर्फ 3 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको 20,000 से ज़्यादा वोट मिले। ग्राफिक्स अगर होगा तो चलेगा, हमारे चैनल को आप देख भी लीजिएगा। तो इसी से लगता है कि अचानक से अब कितना वोट आप गेन कर लीजिएगा। जो आपके वोट गए थे वो गए थे कांग्रेस के पास, जो एक आम आदमी पार्टी के पास जो धारणा है। अब आम आदमी पार्टी जिस पिच पर लड़ रही है वहां से वो सारे वोट बैंक को वापस ले पाएंगे, इसकी संभावना मुश्किल दिखती है। इसलिए लोग आपसे बार बार ये सवाल पूछते हैं। निशांत जी, देखिए, इसके 2 जवाब है। पहला जवाब, जैसे कि मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यशैली को दिल्ली की जनता देख चुकी है और कांग्रेस की कार्यशैली को 15 साल की दिल्ली की जनता अब समझ रही है। दूसरी बात, देखिए, आज से पहले बीजेपी की भी 40 सीटें हुआ करती थी, बहुत कम सीटें हुआ करती थी पूरी लोकसभा में भी। तो समय आता है, डाउनफॉल भी आता है। तो कांग्रेस पार्टी मेहनत से, हिम्मत से चुनाव लड़ रही है। हमने किसी को भी इस पूरे इलेक्शन में गलत शब्द नहीं कहे, गलत बात नहीं कही। अपनी सम्मानजनक चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी काम की राजनीति कर रहे हैं। जो हमने अपने प्रदेशों में काम किया है वो जनता को बता रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी की तरह पंजाब में 2 साल पहले वादा करे हुए फिर से वही वादा दिल्ली में कर दिया। तो दिल्ली की जनता आज पूछ रही है, भाई तुमने इमामों को पैसा नहीं दिया, तुमने इतनी 8 नई वेलफेयर स्कीम्स दी हैं इन्होंने और पहले की 17 वेलफेयर स्कीम्स डिलीवर्ड नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी, ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट का आरोप लगता है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि बहुत सारे ऐलान हैं जिसको पूरा नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहता पूरा क्यों नहीं कर पाए, मेरा सवाल ये है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट के पीछे एक वजह ये तो नहीं है कि ऐलान करते वक्त बढ़ चढ़कर ऐलान कर दिया जाता है लेकिन उसकी जो सीमाएं होती हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और अब जाके वो कटघरे में गिरते दिखते हैं। रवि जी, मेरा एक सोच है इस मामले में। मैं बहुत तमाम पार्टियों को और तमाम स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उनको मैं देखता हूं और एनालाइज करता हूं। अगर कोई भी पार्टी जो अनाउंसमेंट करती है उसका आधा भी पूरा कर पाती है तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जो आप कहने की बात नहीं है। तो बार बार ये दावा करती है कि हमने जो मैनिफेस्टो किया उसका 95% हमने पूरा कर लिया जब ये चुनाव में जाती है, तो ये दावा करती है। देखिए, उन्होंने अभी पीछे से ही ये बताना शुरू किया है कि ये लाडली बहना स्कीम और ये बहना स्कीम और वो बहना स्कीम और ये सारी स्कीमें आम आदमी पार्टी के बाद शुरू हुई हैं। आज वो जो ये बिजली पानी और सिलेंडर की बात करने लगे हैं, इन्होंने अभी शुरू किया करना ये आम आदमी पार्टी के बाद में। आपको याद है इसके पहले लोकसभा चुनाव में सवाल ही असेंबली के चुनाव में सीनियर आदमी है, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि इतने सारे ऐलान कर दिए जाते हैं जिनको पूरा कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि मुश्किल होता है तो अब पहले ये जमाना था कि जब मैनिफेस्टो जारी कर दिए लोग भूल जाते थे। अब तो लोग पूछते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाना, गूगल किया, मोबाइल पे देखा, आपके ट्विटर पे देखा, अच्छा आपने ये ऐलान किया था जी, बताओ कहाँ किया आपने। अब वो जमाना रहा नहीं कि ऐलान करके भूल जाइए। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगता है कि बहुत ऐलान करते हैं लेकिन जमीन पे उतरता नहीं है सारा ऐलान, ये आरोप में दम आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? लक्ष्मण जी, एक अभी पीछे सौरभ भारद्वाज जो इनके लीडर हैं वो दिखा रहे थे कि जो शब्द गारंटी है उसका जो स्रोत है वो आम आदमी पार्टी है। ये सबसे पहले शब्द गारंटी आम आदमी पार्टी ने ही शुरू किया था, गारंटियां तो बाद में शुरू हुई हैं। तो ये चीज जो है ना ये करके पूरा नहीं कर तो गारंटी मांगेंगे ना। विजय त्रिवेदी जी कुछ बोलना चाहते हैं। विजय जी, बिल्कुल मांगेंगे और गारंटी दी भी जाएगी और पूरी भी की जाएगी। विजय जी, देखिए, गारंटी का तो खेल ही है कि गारंटी तो चुनावों तक होती है लक्ष्मण जी। गारंटी की वो नहीं है ना, आपने डेडलाइन नहीं देखी है ना। गारंटी की डेडलाइन चुनावों तक होती है, चुनाव के बाद नए तरीके से हम लोग काम करते हैं सरकारें, और वही सारी सभी पार्टियों का कमोबेश वही हाल है। वो आज यहाँ पर गिनाते हैं, कल किसी और 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनकी भी तो कोई गारंटी। लेकिन आप ये मानते कि नहीं मानते कि ये जो वही मैं कह रहा हूँ विजय जी, ये मानते कि नहीं मानते कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा जाता है भाजपा की तरफ से या विपक्षी पार्टी की तरफ से कि आपने ये ऐलान किया जी, आपने पूरा नहीं किया, तो ये बड़ा ही चर्चा का विषय रहता है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट एक वजह है कि नहीं, वो चुनावी मामला, इस पे बहुत पब्लिक ध्यान नहीं देती? आपका क्या अनुभव कहता है? नहीं लक्ष्मण जी, बड़ी वजह है और वो ट्रस्ट डेफिसिट ही हो रहा है ना। जो एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी तो एक्चुअली ट्रस्ट डेफिसिट है ना। एंटी इनकम्बेंसी क्या कि जो आपने वादे किए वो आप पूरे नहीं कर रहे, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट में बदलती है, ट्रस्ट डेफिसिट एंटी इनकम्बेंसी में बदलता है।
कुल मिलाकर बात यही होती है ना। और वो सभी सरकार, अब भारतीय ये आम आदमी पार्टी 10 साल से सरकार में है, तो वो लगातार उसकी ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है। वो दूसरे राज्यों में भी होता है, कांग्रेस के साथ भी होता है, बिल्कुल, जितने लंबे समय तक रहेंगे तो जाहिर तौर पे। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही थी जी, एक लाइन में कह दूं कि ये तीनों पार्टीज के लिए मुझे कुछ याद आ रहा था, जैसे अभी निशान जी चर्चा कर रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। वैसे उन्हें ये ज्ञान जो है बोधिसत्व 6 महीने पहले हो जाता लोकसभा में तो बेहतर रहता। तो उनके लिए मुझे गाना याद आता है कि वो फिल्मों का जो गाना है कि कभी अखियां मिलाऊं कभी नजरें चुराऊं, क्या ऐसा किया जादू। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का गाना है कि सुहानी शाम ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, क्या बात है विजय त्रिवेदी जी। इसको अच्छे से और समय होता तो आपको पूरा गाना गाने के लिए कहता मैं। विजय शर्मा जी और अभिषेक तिवारी दोनों आदमी इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए, एक एक करके बोलिए ताकि दोनों आदमी की बात हमारे दर्शक समझ सके। विजय शर्मा जी पहले आप, अभिषेक तिवारी जी उसके बाद आपको समय दूंगा ताकि सारे सवालों का जवाब दे सके। विजय शर्मा जी। देखिए निशान जी ने 2-3 बार ये बात उठाई कि हमारे साथ सांसद है। बिल्कुल है, सेंटर में हम बैठे हैं, हम बखूबी अपनी जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आप मुझे बताइए 68,000 करोड़ का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, 41,000 करोड़ की हमने सड़कें बनाई हैं, 15,000 करोड़ हमने जो रेलवे पे खर्च किया है, 12,000 करोड़ हमने एयरपोर्ट पे खर्च किया है, हमने प्रगति मैदान का टनल बनाया है, दिल्ली बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हमारा बन रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन रहा है। और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के काम नहीं पूछ रहे जा रहे सांसद। तो कितना ईस्टर्न पेरिफेरल आपके सांसदों ने क्या काम किया? सांसदों ने क्या काम किया? हमने बनाया, सांसदों ने क्या काम किया? ये हमारा काम, सांसदों ने क्या काम किया? आपके सांसदों ने क्या काम किया सर? सेंटर के काम नहीं पूछे, काम और क्या है? आपके साथ सांसदों ने एक भी काम नहीं किया सर। आप नहीं समझना चाहते हो, हम सेंटर में है, हम देखिए वहां विधानसभा में नहीं है। तो आपके मनोज तिवारी से कल पूछा गया इंटरव्यू में आपने क्या काम किया, उन्होंने बोला कोई काम नहीं किया। फिर उन्होंने फ्लाईओवर गिनाए, ये मनोज तिवारी गिनाए। मुझे बताइए, 7 सांसदों ने के काम नहीं है क्या? एमपी की जिम्मेवारी क्या होती है सेंटर से? आप मुझे बताइए। देखिए आपके 7 सांसदों ने कोई काम नहीं किया, हटाया क्या? देखिए उसका जवाब तो आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। हम बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी के ने भी 11 साल में 7 सांसदों ने कोई काम नहीं किया। आपका एलडीबी भी सिर्फ काम रोकने के लिए बैठा है। अगर आपकी इजाजत से जवाब दे दूं, सेंटर का काम है, ये सेंटर का काम है। कुछ बोलना चाहता है अभिषेक तिवारी जी? एक भी काम नहीं किया। अभिषेक तिवारी जी। लक्ष्मण जी, ये बहुत ही गलत है कि सभी लोग सवाल हमसे पूछते हैं, आप जवाब नहीं लेते। कभी विजय शर्मा को टाइम देते हैं, कभी निशांत आनंद को टाइम देते हैं। ये तो ठीक नहीं है। मुझे जवाब तो मुझे समय मिलेगा तभी तो मैं जवाब जो है मैं बार-बार आपको तो आप अपना सारे सबसे ज्यादा आप बोलते हैं। आप देखिएगा सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं हमारे शो में। आप समय शो खत्म तो रिव्यू करके देख लीजिएगा। नहीं बोलिए नहीं बोलिए, समय बिल्कुल। अच्छा कोई मत बोलेगा, अभिषेक जी को बोलने दीजिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया हमारे ऊपर। हाँ बोलिए। मिडिल क्लास की बात हो रही थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हर व्यक्ति को 25,000 रुपए प्रतिमाह उनका बचत कराने का कार्य कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर हुआ है कि कोई किसी राजनेता ने मिडिल क्लास की आवाज उठाई। उन्होंने दिल्ली केंद्र सरकार से मांग किया कि शिक्षा का बजट 10% होना चाहिए। आप बताइए शिक्षा का बजट बढ़ाया गया क्या? उन्होंने मिडिल क्लास के लिए मांग किया कि हेल्थ का बजट 10% होना चाहिए। क्या उन्होंने किया? क्या नहीं किया। उन्होंने उठाया कि हमारे बुजुर्गों को रियायत मिलनी चाहिए। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी केवल छलावा करती है, खासकर दिल्ली वालों के साथ भेदभाव करती है। 2.25 लाख करोड़ रुपए देने के बाद हमें 350 करोड़ रुपए केवल रिटर्न के रूप में मिलता है। अभी आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में बड़े जिम्मेदारी के साथ, एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के कारण बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलना चाह रहा हूं। कांग्रेस दिल्ली के अंदर ना 3 में है ना 13 में है। कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी एक गारंटी दे रहा हूं, अपने जितने चुनाव लड़ रहे हैं 90% इनके उम्मीदवारों का जमानत जब्त होने जा रहा है। 90% उम्मीदवारों को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने सब कुछ बताया कि हमने क्या कार्य किया और अगला हम क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में इस बात के लिए वोट दिया था कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था क्या है कि यहां क्राइम कैपिटल
बन चुका है। प्रतिदिन 3 से 4 लोगों का मर्डर हो रहा है, 5 से 6 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, 11 से 12 लोगों का अपहरण हो रहा है और खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। चुनाव के अंदर जनतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पुलिस मुकदर्शक बन के बैठी हुई है, जो पीड़ित लोग हैं उनको थाने में बैठाया जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस जितना मेहनत करी है उससे कम मेहनत भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। तो बड़ा ही बहुत ही ये पीड़ादायक है और दिल्ली की जनता आक्रोशित है कि गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किए हैं और ये इतिहास रहा हिंदुस्तान का, कभी भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किए हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था इनसे ठीक नहीं है और दिल्ली सरकार चलाने की यह बात कर रहे हैं। ये कौन सा अभिषेक जी हो गया, आपको तो बीच में कोई नहीं बोला, 2.5 मिनट आपने बोला, घड़ी बेहतर समझती है 2.5 मिनट और बार-बार यही पूछ रही है कि आखिर दिल्ली का देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? देश की सबसे बड़ी गुंडी अभिषेक जी होगा 2.5 मिनट आपने विजय शर्मा जी मचा रखा है, जो अपने चीफ सेक्रेटरी को रात को बुलवा के घर पे पिटवाती है। सॉरी विजय शर्मा जी, इसका जवाब दे दे विजय शर्मा जी। सामने है, सबके सामने। अब लक्ष्मण जी सुन लीजिए, इन्होंने जिस तरह की बातें की है, आप मुझे बता दीजिए, मैंने इनसे पूछा था भाई 25,000 इंटू 33 लाख भी मान लेते हैं, चलो फैमिली, कितना हुआ? दिल्ली का कुल बजट नहीं है भाई, क्यों झूठ बोलते हो, सफेद झूठ बोलते हो? आंकड़े तो बता दीजिए ना एक बार, आपका बजट कितने का है? अरे भैया अभिषेक जी ऐसे झूठ नहीं बोलते, टीवी के ऊपर सफेद झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं देखिए लक्ष्मण जी, मैं कहता हूँ आप बताइए, चलो मैं साहब की डिग्री तो फर्जी है, इनकी डिग्री तो ठीक है, इनको पढ़ लिख करके आना चाहिए। हमने 25,000 रुपए बचत की बात किया, ये बजट पे आ गए। ये अनपढ़ के लोग हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये रावण खानदान के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे भाई हम बोले 25,000 रुपए बचत की बात करें, कैसे बचत करें बता रहे हैं। हम स्कूलों की शिक्षा माफ कर करके, शिक्षा मुफ्त दे करके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे करके 10,000 रुपए बचाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू हम 2,500 रुपए बचाते हैं। हम महिलाओं को बस फ्री यात्रा दे करके 3,000 रुपए बचाते हैं। हम बिजली दे करके 5,000 रुपए बचाते हैं। हम पानी दे करके 3,000 रुपए बचाते हैं। हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, उससे हम 2100 रुपए बचाते हैं। तो मोटा मोटा 25,000 को बोलने दीजिए, एक 30 सेकंड फिर शो का समय खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी ये गलत बात है, जब मैं बोलता हूँ ये बीच में बोलते हैं, बात नहीं। लक्ष्मण जी अब इनको चुप कराएं। नहीं अभिषेक जी रुक जाइए, विजय जी, लक्ष्मण जी आपने 2 मिनट उनको बोलने दिया। अभिषेक जी अब हो गया ना, पूरा शो आप ही नहीं बोल सकते ना। अभिषेक जी को शांत करिए, विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए, शो का समय खत्म हो रहा है। जी आप मुझे बताइए, ये घोटालों की सरकार है कि नहीं है? शराब घोटाले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्या इनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं कि ये सेक्रेटरी नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, किस लिए? ये सारे आरोप जो है ना विजय शर्मा जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगे हैं और अब ये आरोपों को लोग सुनते सुनते थोड़े थक भी गए हैं। अब ये है कि लोगों को ये तय करना है कि ये आरोपों के आधार पर, हर एक दूसरे के आरोपों के आधार पर कि क्या मन बनाते हैं, और मन बनाने का समय आ गया है 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को आप लोगों को जितने भी दावे हैं वो कितने सही साबित होते हैं इसका पता भी चल जाएगा। लेकिन इस बीच आप लोग हमारे शो में आए, इसके लिए आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर जल्द मिलेंगे जब रिजल्ट आएगा तो उसके दौरान फिर आप लोगों से बातचीत होगी। फिलहाल आवाज़ अड्डा में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।